नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक प्रोफेसर रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज फिर से समाचार जरा हटके। पहला समाचार, हम एंटी डंपिंग ड्यूटी के विषय में बात कर रहा हूँ। एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी क्या? ये नॉर्मली कस्टम्स के बारे में है। कस्टम में भी विदेशों से आने वाला माल भारत में बेचा जा रहा है, लेकिन वह जब भारत में आता है तो उसकी कीमत इतनी कम रखी जाती है कि जिस देश ने उसे भारत को बेचा उसके अपने देश में उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन वो भारत को बेच रहा है तो बहुत ही कम कीमत में देता है। तो ऐसे समय में भारत सरकार कस्टम ड्यूटी के साथ ओवर एंड अबव कस्टम ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि हमारे खुद के घर में इसके भाव ज़्यादा है लेकिन किसी को देना है तो उसको कम भाव में देना, तो यह जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अभी कुछ 13 केसेस हमारी जो मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसने ऐसे 13 केसेस निकाले जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के लायक है, लेकिन उस 13 में से 12 केसेस चाइना के हैं। बाकी देश में जापान भी है, ताइवान है, रशिया है, थाईलैंड है, यूरोपियन यूनियन है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो आए वो चाइना के आए। तो चाइना हमें क्या बेच रहा था? एक तो विटामिन ए, दूसरा था एक इनसोल्यूबल सल्फर, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन, ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट चाइना भारत को बेच रही है इतने कम दाम में कि उसके खुद के कंट्री में यानी चाइना में उसके भाव ज़्यादा है, लेकिन यहाँ उसे कम दाम में वो बेच रहे हैं, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का केस बना। यानी इट हैज़ बीन ऑलरेडी लिविड एंड इट हैज़ बीन ऑलरेडी अंडर द प्रोसेस। आगे बढ़ते, एक अच्छे समाचार है। कई समय से यानी मार्च 2024 अगर देखें तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे कई बार फॉरेक्स ऐसा कहा जाता है, वो $645 बिलियन, यानी विपक्ष तो इतनी जोर जोर से हंगामा कर रहा था कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना घट गया है। शायद ये भी हमें मालूम है कि जो गोल्ड के सामने इंडियन करेंसी नोट छापी जाती है वह सिस्टम तो अब बंद हो गई। अभी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सामने उसके मूल्य के बराबर ही भारत में करेंसी नोट छापे जाते हैं, इसलिए फॉरेक्स रिजर्व का बहुत महत्व है। लेकिन वह फॉरेक्स रिजर्व अभी अप्रैल 11 को 2025 में $677.84 बिलियन जितना हुआ, यानी हाईएस्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा हो गया। यानी हमारा आरबीआई जो काम कर रहा है वो ठीक काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक है। आगे बढ़ते, आज मैं एक नई टर्मिनोलॉजी लेकर आया हूँ। शायद हम जानते हैं कि हॉलीवुड मूवी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलते हैं उसे हॉलीवुड कहा जाता है, और नॉर्मली जो मुंबई में होता है वो बॉलीवुड कहा जाता है। आज मैं नई टर्म आपको देने जा रहा हूँ और वो है डॉलीवुड। यानी ये क्या है? विदेशों वाला हॉलीवुड, मुंबई वाला बॉलीवुड, तो दक्षिण भारत का डॉलीवुड। भारत के मूवीज़ का रेवेन्यू जो है वो कुछ सालों से दक्षिण भारत की मूवी से ही आता है। अगर हम ये बॉलीवुड का देखें तो एक फिल्म अपवाद है जो बॉक्स ऑफिस में हिट आज भी चल रही है, और वो है छावा।
हम जानते हैं शिवाजी महाराज के बेटे के बारे में यह पिक्चर चल रही है, उसके बारे में भी बहुत हंगामा चला। वो बॉक्स ऑफिस पर फिट हुई, वह फिल्म को अगर छोड़े तो 2020 से ज़्यादातर दक्षिण भारत से आता है। 2023 में अगर हम बॉलीवुड का देखें तो 44% शेयर था, यानी बॉलीवुड का रेवेन्यू शेयर 44% था, जो घटकर 40% हुआ 2024 में। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ डॉलीवुड यानी दक्षिण भारत की मूवीज़ में जो रेवेन्यू था वो 2023 में 43% उसका शेयर था, जो बढ़कर 2024 में 48% हुआ। अब अगर हम उसके कुछ एनालिसिस करें तो भारत में कुल मिलकर 9,927 मूवीज़ के स्क्रीन है, यानी पब्लिक के लिए जो थिएटर में जाकर हम दे सकते हैं। ऐसे तो आजकल मल्टीप्लेक्स होता है, एक ही थिएटर में यानी एक ही बिल्डिंग में 4-4, 5-5 स्क्रीन होते, तो ऐसे 9,927 स्क्रीन है। अगर मैं उसे सिर्फ डॉलीवुड के लिए अगर कहूँ तो वो भी ठीक नहीं, इसलिए तमिलनाडु का 1158 स्क्रीन है, आंध्र प्रदेश के 1100 है, महाराष्ट्र में 1094 है, गुजरात में 943 यानी 943 है, कर्नाटका 864 है। इसलिए मैंने टोटल किया कि भाई दक्षिण भारत में 9,927 में से जो स्क्रीन है वो स्क्रीन की संख्या 4,500 से ज़्यादा स्क्रीन है। ऑब्वियसली इसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा ही रहेगा। 2023 में कुल मिलकर रेवेन्यू 12,600 करोड़ का आया, जो घटकर 2024 में 11,800 करोड़ ही हुआ। अगर हम व्यूअर्स के बारे में देखें तो 2018 की तुलना में थिएटर में मूवी देखने वाले 1560 मिलियन थे, जो आधे हो गए 2024 में सिर्फ 857 मिलियन। यानी वो बॉलीवुड को डॉलीवुड को पिक्चर मूवी थिएटर में देखने वालों की संख्या बहुत ही कम हुई है, यह हमें ध्यान में आता है। आगे बढ़ते। वैसे ये अमेरिका के बारे में बात है। अमेरिका में 3,30,000 विद्यार्थी करीबन वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन ले चुके हैं हायर एजुकेशन के लिए। कोई कॉलेज में गया होगा, कोई यूनिवर्सिटी में गया, लेकिन भारत के स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए एनरोल हुए। उसमें से अब विशेषता यह आ रही है कि आजकल जैसे ट्रम्प जी ने शुरू किया कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको निकालो। अब क्या है कि कुछ इमिग्रेंट्स तो वाया मैक्सिको पानी में से नदी में से जाकर के भी अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो ऐसे कुछ विद्यार्थी भी यहाँ पे नकली एजेंट, फेक एडमिशन्स, फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अमेरिका में पहुँचते हैं। तो ऐसे लोगों को अमेरिका उनका वीज़ा कैंसिल करती है और उन्हें वापस भारत भेज देती है। तो ऐसे 1,024 विद्यार्थियों को उनके डॉक्यूमेंट्स यानी वीज़ा जो है वो रिवोक कर दिया, यानी उसको रद्द कर दिया कि उनका जो वीज़ा है वो वैलिड नहीं है, ऐसा माना। तो इन विद्यार्थियों ने फिर आखिरकार क्या किया, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोर्ट में उन्होंने अपील की है। अब पता नहीं कि उस अपील का अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन भारत के कई विद्यार्थी यानी 3,30,000 जैसे विद्यार्थियों की संख्या अगर है, उसमें से मार्च 2025 तक 1,024 लोगों की ये स्थिति है। अन्य देशों के भी है जिनको भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है। चलिए आगे बढ़ते। एक अच्छे समाचार हम कहें, आपको शायद मालूम है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया। पहले 50 बेसिस पॉइंट और कुछ दिन पूर्व 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने कम किया।
इसकी वजह से जो सामान्य व्यक्ति को अगर कार खरीदना है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ सामान्य व्यक्ति, क्योंकि आजकल कार तो कोई भी लेता है, मोटरसाइकिल कोई भी लेता है, लेकिन कार लेने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन वो कार है ना, कार लोन से लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, रेपो रेट कम किया आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट, बाद में 25 बेसिस पॉइंट, यानी 75 बेसिस पॉइंट उन्होंने कम किया। अब सोचिए कि अगर हम हमारा पैसा डिपॉजिट करके बैंक में रखते हैं तो करीब करीब 7.5% से लेकर 8.5% तक कई बैंक डिपॉजिट के ऊपर हमें ब्याज देती है। तो कार लोन, पर्सनल लोन, नॉर्मली उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, इसलिए अगर कार लेना है, लोन से लेना है, 5 लाख तक की अगर लोन लेना है तो आप कार लोन ले, तो सस्ता हो गया है कार लोन का। उसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। इंडियन ओवरसीज बैंक सबसे कम ब्याज में लोन देती है कार के लिए। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.15% 5 साल के लिए, 5 लाख के रुपए के लिए। तो उसका ईएमआई जो आएगा, मंथली जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, वो 10,174 10,174 रुपीज़ ईएमआई आएगा। यानी सबसे सस्ता जो है वो आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके नीचे नीचे आता है कैनरा बैंक। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.20%, 5 साल 5 लाख के लिए। अगर उसका भी ईएमआई हम देखें, थोड़ा सा बढ़ा है, 10,186। जो आईओबी का था वो 10,174 था, अभी इसका 10,186 है। और एक बैंक है जिसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र हम कहेंगे, तो उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे कम है, 8.25%। देखिए 815, 820, 825। तो ये भी 5 साल 5 लाख का जो है, उसका भी वही ईएमआई है 10,186। पंजाब नेशनल बैंक भी इस लाइन में है, यानी टॉप जो बैंक्स है उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.35%, 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का 10,222 रुपीज़ ईएमआई बैठता है। आखिरी बैंक लेते हैं यूको। उसका भी 8.35% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 साल 5 लाख के लिए। तो उसका भी जो ईएमआई है वही है 10,222 रुपया। यानी अगर अभी कार खरीदना है लोन पर, 5 लाख तक का अगर लोन लेना है, तो करीब करीब 10,000 रुपये का हफ्ता आएगा। तो हिम्मत करने में कोई हर्ज नहीं है, कार लोन सस्ता हो गया, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।